प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो बच्चों लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर आपका इस चैप्टर का रहेगा 3। ठीक है, समतल में गति यानी कि मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा जो हमने इसका प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया था, उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल किस तरीके से होता है कि जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि एक अदिश राशि होती है तो उसको हम बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो बच्चों, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणनफल, है ना। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब दो सदिश राशियों की हम आपस में गुना करते हैं, उन दो सदिश राशियों की गुना करने से हमें जो प्राप्त राशि होती है, यदि वो भी एक सदिश राशि है, यदि वो भी एक सदिश राशि है तो उसको कहा जाता है बच्चों दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है बच्चों कि अगर आप कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास में एक वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये वाला आपका जा रहा होगा। ठीक है, कि मान लिया आपके पास में कि वेक्टर ये वाला ए है। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं कि वेक्टर आपके पास में ए है और ये वाला वेक्टर मान लेते हैं आपके पास में बी वेक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये वाला वेक्टर आपके पास में ए नजर आ रहा होगा, ये वाला वेक्टर ए हो गया, ये वाला वेक्टर आपके पास में बी हो गया। ठीक है, ये वाला वेक्टर आपके पास में बी हो गया। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टरों के मल्टीप्लिकेशन से जो हमें नया वेक्टर मिलता है, ठीक है, दो वेक्टरों के, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का जो सदिश गुणनफल होता है बच्चों, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल जो होता है, सदिश गुणनफल के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको बीच में क्रॉस लगाना होगा। ए क्रॉस बी बराबर आपका होता है पहले वेक्टर का परिमाण दूसरे वेक्टर का परिमाण दोनों के बीच की कोण की जया। जया के लिए मतलब जो बीच में एक एंगल बनता है बच्चों, यानी कि जैसे यहाँ पे एक एंगल जनरेट हो रहा है वाला थीटा, तो उसके बीच में आपको यहाँ पर साइन लगाना होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक एन कैप लगा देते हैं। एन कैप का मतलब होता है बच्चों एकांक सदिश। चूंकि सदिश राशि कैसी होती है बच्चों, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, उसको कहा जाता है क्या, सदिश राशि। यानी कि जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश राशि होगी, इसका मतलब बच्चों उसके अंदर परिमाण भी होगा, उसके अंदर दिशा भी होगी। ठीक है, तो बातें समझ में आ पा रही है आपके। तो देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच की कोण की जया। जया समझते हैं ना, यानी कि आपको साइन लगाना होगा के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। इसलिए बच्चों, अगर आप यहाँ पर देख पाए तो आपको यहाँ पर एक ये लाइन नजर आएगी, आपको एक ये लाइन नजर आएगी बच्चों यहाँ पे, ये जो लाइन नजर आ रही होगी आपको, है ना। यानी कि बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये जो वेक्टर आपके पास में होगा, यही वेक्टर बच्चों आपका ए क्रॉस बी होगा, है ना। ए क्रॉस बी बराबर यानी कि ए बी साइन थीटा और साथ में यहाँ पे एन कैप। एन कैप का मतलब होगा कि एकांक सदिश जो बस दिशा बताने के काम आएगा। यानी कि अगर आपके पास में ये वाला बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाला बच्चों आपके पास में वाई एक्सिस है, तो आपको दोनों के मल्टीपल से जो आपको परिणाम मिलेगा वो उन दोनों घटकों के या दोनों एक्सिस, दोनों तलों के लंबवत होगा। जो तीसरा एक्सिस आपके पास जाएगा, यानी कि आपके पास अगर उसको हम जेड एक्सिस मान के चलें तो आपको यहाँ पर के कैप का इस्तेमाल करना होगा। के कैप किस लिए, चूंकि वो एकांक सदिश है, वो केवल दिशा को बताता है। चूंकि जैसे अगर आपका बच्चों कहीं लिखा हुआ है कि आई कैप, तो आई कैप से हम समझ जाते हैं ना कि आपको एक्स पे चलना है। कहीं पर अगर मान लो कहीं लिखा है जे कैप, तो आपको चल जाता है पता कि आपको वाई एक्सिस पे चलना है। ठीक है, तो आपको दिशा बताने का काम करता है। ये इसका मेन फॉर्मूला है, तो आपको ये याद रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये मेन इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जब भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों हम यहाँ पे तो ए बी साइन थीटा यूज करेंगे। एन कैप तो केवल दिशा बताने के काम आता है, क्योंकि खुद का मान उसका यहाँ पर एक होता है। बात क्लियर हो पा रही है। और बच्चों, अगर हम इसमें बात करें, इसमें जो दिशा बताने का काम करता है हमें, ये आपने पढ़ा होगा बच्चों 10th क्लास में, पेज के आगे बढ़ने की दिशा में सदिश गुणनफल की दिशा होती है ना।
तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश राशियां हैं, तो पेज जैसे आपको घूमता है बच्चों इस तरीके से जो रोटेट करता है ना, जैसे रोटेट कर रहे होते हैं उस केस में, तो उसकी जो दिशा जाती है बच्चों ये वाली आपकी इस फॉर्म में चली जाती है। यानी कि आपको बस सिंपली इतनी बात याद रखनी है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है दोनों सदिशों के तल के लंबवत उसकी दिशा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं, है ना, तो पहला आपका जैसे एग्जाम्पल चला जाएगा आपका यहाँ पे बलागुण। बलागुण बच्चों एक सदिश राशि होते हैं, यानी कि टो और फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड उसको हम घुमा रहे हैं दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकलती है बच्चों ये वाली वैल्यू, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है समझाइए, उदाहरण भी लिखिए या दो उदाहरण लिखिए, तो उस तरीके से बच्चों आप इसको देख पाएंगे और यहाँ पे बच्चों इसके बारे में उदाहरण के बारे में बच्चों उसके बारे में बता पाएंगे। ठीक है, और अगर अब आपके यहाँ पर बात समझ में आ पाती है तो दूसरा बच्चों इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है आपका कोणीय वेग के बारे में। तो इसमें आपका वेक्टर v इजिकल टू ओमेगा, यानी कोणीय सॉरी ये देखिए वेग इजिकल टू आपका जाता है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ओमेगा बच्चों यहाँ पर क्या होता है कोणीय वेग होता है, तो ये v बराबर ओमेगा इंटू आर आ जाता है जब आपकी घूर्णन गति हो रही होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बच्चों उसके उदाहरण के बारे में बता देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं उसके गुणों के बारे में। तो देखिए दो सदिशों के गुणनफल से आपको क्या चलता है पता है, जैसे आपको याद होगा जब हमने इसका पहला लेक्चर किया था यानी लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था या किया था, उसमें आपको याद होगा हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में हमने उसके गुणों के बारे में व्याख्या की थी या गुण के बारे में हमने पढ़ा था, जिससे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पाए थे। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों आपसे दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना, या क्वेश्चंस में कह दिया जाता है कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल को उदाहरण सहित समझाइए तथा उसके चार गुण भी लिखिए। ठीक है, तो कम से कम आपसे चार गुण पूछ लेगा। तो पहला गुण क्या है बच्चों कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, यानी कि क्रम विनिमय नहीं होता, यानी कि ए क्रॉस बी को बच्चों बी क्रॉस ए हम नहीं लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। यदि आपने ए क्रॉस बी इजिकल टू आपने लिख दिया बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब ये आपने जो लिखा वो गलत लिखा है, इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, यानी कि नॉट इक्वल होगा। और अगर आपको बराबर लिखना ही है तो आप इसमें बच्चों एक की दिशा बदल दीजिए, यानी कि माइनस लगा दीजिए, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, यदि आपको ए क्रॉस बी को बदलना है तो आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह जरूर लगाइए। ठीक है, दूसरा वाला बच्चों आपका सदिश गुणनफल वितरित होता है, यानी कि अगर आपके सामने कहीं लिखा मिल जाए कि ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप ए की मल्टीप्लिकेशन दोनों में अलग अलग वे में कर सकते हैं, इस केस में कर सकते हैं, इस केस में कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बच्चों ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपका मान लो सी बाद में है तो आप पहले इसकी इसमें गुना कर दीजिए फिर इसकी इसमें गुना कर दीजिए, तो आपको इस तरीके से वैल्यू बच्चों आपको ये प्राप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान दे पाएंगे इस बात को, यानी कि वितरण नियम का ये बच्चों ये पालन करता है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। जैसे बच्चों आगे चलते तो यहाँ पे आपका आता है कि यदि किन्हीं भी दो सदिशों में से किसी एक को अदिश से गुना करें दे तो सदिश गुणनफल भी उसी अदिश से गुना हो जाएगा। मतलब क्या है हमारा कहने का कि यदि किसी वेक्टर में आप किसी नंबर से गुना कर देते हैं, यानी कि अदिश नंबर से गुना कर देते हैं, तो इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप m डॉट ए इजिकल टू एम क्रॉस बी करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको अलग अलग वे में लिख सकते हैं, यानी कि या तो आपने जैसे हमने बताया यहाँ पर कि किसी सदिश में जो आप किसी अदिश से गुना करते हैं तो आप उस पूरे में मल्टीप्लिकेशन में जो उससे वैल्यू निकल कर आती है आप उसमें ही भी गुना कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस एम, यानी कि केवल एम जस्ट एक नंबर है ना, बी, तो ए क्रॉस बी से आपका निकल के आता है बच्चों ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप केवल दिशा बताने का काम करता है, तो यहाँ पे एम की गुना अलग से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आपको एम की गुना बी में करनी होगी फिर आप उसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, वैसे करेंगे तब भी बात सही आएगी। और यदि आप केवल ए क्रॉस बी को निकाल लें और एम की गुना अलग से उसमें कर दें पूरे में, तब भी आपके मान समान ही आएगा। ठीक है, और ये वाला बच्चों इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका ये वाला पॉइंट आपका। ठीक है,
कि दो परस्पर लंबवत, दो परस्पर लंबवत, लंबवत का मतलब यदि वेक्टर ए बी पर लंब है, इसका मतलब होगा बच्चों थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू बच्चों आपकी होती है 1। ठीक है, सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों के अदिश परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि जैसे ए और बी के बीच में आपका कौन बन गया 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी बराबर आप साइन 90 लगाएंगे, साइन 90 की वैल्यू बच्चों आपकी 1 होती है, देन आपका आ जाएगा 1। और जब इसका आप परिमाण निकालेंगे तो परिमाण में केवल आपका आ जाएगा ए बी। तो इस दशा में दोनों सदिश तथा उनके सदिश गुणनफल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो बात समझ में आ रही है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल है ना, दो सदिश अगर आपके पास में है तो दो परस्पर सदिशों का जो लंबवत सदिश गुणनफल होता है उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इस वाले में बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि यदि दो परस्पर समांतर सदिश हैं, है ना, तो परस्पर समांतर सदिश होंगे तो उस केस में बच्चों क्या होगा कि वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के, तो उस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू आपकी हो जाती है बच्चों 0। तो उस केस में ए क्रॉस बी यानी कि सदिश गुणनफल जो बच्चों आपका आएगा साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए आपका या तो 0 सदिश आएगा या केवल आप कहते शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ पा रही होगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश होता है। ए क्रॉस बी बराबर 0 या ए क्रॉस व बी को शून्य सदिश ना हो तो इसका अर्थ है कि ए क्रॉस बी परस्पर बच्चों कैसे होंगे, समांतर होंगे। यानी कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसका मतलब दोनों वेक्टर आपके कैसे होंगे, यानी कि उनसे जो निकल कर आएगा वैल्यू आपकी वो शून्य सदिश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बच्चों बात क्लियर है आपके। चलिए अब आगे चल लेते हैं। आपका छठा पॉइंट है यहाँ पे कि किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य होता है। क्यों होगा कि माना आपके पास में बच्चों यहाँ पर एक सदिश है ये वाला, ठीक है, और फिर दूसरा सदिश मान लेते हैं कि मान लो जैसे आपके पास में सदिश ये वाला वेक्टर ए है। ठीक है, अब दूसरा सदिश मान लो आपके पास में इसके ऊपर जस्ट जाता है ना, इसको अंतर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, ये उसके ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये भी सदिश बच्चों आपका ए है, तो हम कह रहे हैं कि ए का ए से गुना करने पर, तो जब ए से गुना करेंगे दोनों एक दूसरे समांतर होंगे, नहीं एक के ऊपर एक ही होगा, तो उस केस में एंगल बच्चों कितना जाएगा 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0 और साइन 0 की वैल्यू बच्चों आपकी 0 होती है। तो उस यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे जैसे जो रखेंगे तो आपको ए क्रॉस ए यानी कि 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब हम लंबकोणीय घटकों की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर हमको ये मदद करेगा। ठीक है, कि किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों आगे। अब जैसे यहाँ पर आपका आ गया कि लंबकोणीय एकांक सदिशों में संबंध, तो लंबकोणीय एकांक सदिश जैसा आप जानते हो बच्चों कि आपके पास में 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, है ना, 3 एक्सिस आपके पास में होते हैं कि एक्स वाला ये हो गया, वाई वाला ये हो गया, जेड वाला ये हो गया। और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप का यूज करते हैं, यानी कि आई कैप हो गया। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बच्चों जे कैप का यूज करते हैं। जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम के कैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, इस तरीके से एक सर्कल बना लीजिएगा, उसमें आपका आई कैप आ जाएगा, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एरो लगा के जे कैप आ जाएगा, फिर एरो लगा के आपका के कैप आ जाएगा। इस तरीके से एक आपका सर्कल बन जाएगा, है ना। तो आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि जब आप एक दूसरे के लंबवत गति करवाते हैं, यानी कि लंबवत मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि आई की जे में करेंगे, आई की जे में करेंगे तो कैसा होगा, बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, है ना। तो 90 डिग्री का होगा तो आपको क्या बता रहा है कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उन वेक्टरों का जो परिमाण होगा उन दोनों वेक्टरों के लंबवत मिलेगा। ठीक है, यानी कि आई कैप जे कैप का जो परिमाण होगा वह कहां मिलेगा, के कैप में मिलेगा। तो इसलिए आपको बच्चों याद रखना है कि आई जे की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना आपको के कैप आएगा। आई देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखें कि आई क्रॉस जे कैप जैसे आपका लिखा बच्चों, तो इसको आई क्रॉस जे लिखेंगे तो आपको के कैप मिलेगा, या अगर आप उसको इंटरचेंज करते तो आपको माइनस लगाना होगा। ठीक है,
आपको ये बात हमने समझा रखी थी। दूसरा आप देखें यहाँ पे बच्चों, अगर जे क्रॉस बी, जे क्रॉस क्या आता है, देखिए जे क्रॉस क्या आएगा, तो जे क्रॉस के बाद आगे बच्चों क्या आता है, आई कैप आता है। तो आप देखें यहाँ पे आपको आई कैप मिल जाएगा, और यदि आपको इसको इंटरचेंज करना है तो आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला के क्रॉस आई, अब देखिए यहाँ पे के, अगर के की गुना आई में करते हैं, अगर के की गुना बच्चों आई में करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जे कैप मिल जाता है। तो आई देखिए बच्चों, के क्रॉस आई इजिकल टू आपका क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे जे कैप मिल रहा है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आई जे वाला अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको तीसरा वाला एक्सिस मिलेगा। जे के करते हैं तो आपको तीसरा एक्सिस यानी कि आई बचता है, के क्रॉस आई करते हैं तो आपको तीसरा एक्सिस क्या बचता है, जे बचता है, जे वाला मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आई कैप जे कैप के कैप चक्रीक्रम, यानी इससे आपका जो सर्कल ऑर्डर होगा, है ना, चित्र में दिखा रखा हमने यहाँ पे, किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल तीसरे से प्रदर्शित होगा, जिसका चिन्ह आपको देखना है कि कौन से क्रम में जा रहा है। यदि आप सिंपल यानी कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी, वो विपरीत दिशा में चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपके सॉरी इस तरीके से अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो विपरीत जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर हो रही हैं। दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना बी वाले पॉइंट में कि यदि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से सदिश गुणनफल करते हैं तो वैल्यू क्या आती है बच्चों, 0। आपके याद होगा हमने यहाँ बताया था अभी आपको, देखिए यहाँ पे किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल क्या आता है बच्चों, 0 आता है ना। कि वेक्टर ए क्रॉस ए है तो आपको वैल्यू क्या निकल रही है बच्चों, 0 निकल रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि अगर आपका आई क्रॉस आई है, अगर आपका बच्चों आई क्रॉस आई है ना, आई क्रॉस आई है तो 0 वैल्यू होगी, जे क्रॉस जे है तो वैल्यू 0 होगी, के क्रॉस के वैल्यू है तो आपकी वैल्यू इसकी भी 0 होगी। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अगर आपके याद आ रहा हो जो हमने लेक्चर नंबर 2 करा था बच्चों, उसमें लिखवाया था आपको, उसमें बताया था आपको कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 थी, जे डॉट जे की वैल्यू 1 थी, के डॉट के की वैल्यू 1 थी, जबकि यहाँ पर आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 है, जे क्रॉस जे की वैल्यू बच्चों 0 है, के क्रॉस के की वैल्यू बच्चों 0 है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अदिश गुणनफल है बच्चों या सदिश गुणनफल है। अगर अदिश है तो उसमें वैल्यू आपको अलग तरीके से दिखनी होगी, सदिश है तो उसमें वैल्यू आपको ये वाली रखनी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब अगर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से बच्चों आपके सामने आ जाता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक्स वाई जेड एक्सिस के घटकों के पदों में सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके पास में बच्चों दो घटक दे रखे हैं, ए और बी दे रखा है, और आपसे इनका पूछ लिया जाए कि वेक्टर ए क्रॉस बी कितना होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों ध्यान यहाँ पर यह रखना होगा कि आप यहाँ पर दो इस तरीके से इसको सारणी के रूप में बनाएंगे, यानी कि आप इसको यहाँ पर ध्यान यहाँ पर ये देंगे कि आप सबसे पहले आपको यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप को लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आपको इसके क्या करना है, जो वेक्टर पहले यहाँ पे लिखा हुआ होगा उस पे ध्यान देना, उसके कोफिशिएंट जो होंगे आई जे के नीचे लिख लेंगे। जैसे आई के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों ए वाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए जेड, ठीक है। फिर आपको क्या काम करना होगा बच्चों, आप देखेंगे बी को, बी के नीचे क्या लिखा हुआ है बी एक्स बी वाई बी जेड, आपको यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए। अब उसके बाद जैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आएगा यहाँ पे, जब आपको आई क्रॉस निकालना होगा बच्चों तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब आपको आई क्रॉस निकालना होगा तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस तरीके से प्लस इस तरीके से इसको भूल जाना होगा, ये जो कॉलम बच जाता है आपको इसको लिखना होगा। मतलब किस तरीके से कि अगर आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान देना होगा ये वाली बात, अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है यानी कि आई कैप निकालना है तो आपको यहाँ इसको देखना होगा कि आप लिखेंगे ए वाई अपॉन बी वाई ए जेड अपॉन बी जेड, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ठीक है। इसके लिए फिर आप ये वाली लाइन को छोड़ देंगे, आप यहाँ लिखेंगे ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, जे कैप होगा फिर बच्चों प्लस होगा। अब आप लास्ट वाले को छोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों ए एक्स
बी एक्स, ठीक है, ए वाई बी वाई, और यहाँ पे आपका जाएगा बच्चों के कैप, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे तो आपको ध्यान यहाँ पे बच्चों ये रखना है, आपको ध्यान यहाँ पे बच्चों ये रखना है कि सबसे पहले आप गुना करेंगे नंबर एक पे इसकी, फिर नंबर दो पे गुना करेंगे इसके, लेकिन चिन्ह लगाएंगे माइनस का। ऐसे ही नंबर एक पे गुना करेंगे बच्चों आप इसके, नंबर दो पे गुना करेंगे आप इसकी बच्चों इसमें, है ना। नंबर एक पे गुना करेंगे बच्चों इसकी, और नंबर दो पे गुना करेंगे बच्चों आप इसकी, लेकिन नंबर दो वाले की जब आप गुना करेंगे तो चिन्ह आप अपने पास से माइनस का लगा के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए वाई बी जेड, यहाँ देखेंगे ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है। इसमें देखें बच्चों ए एक्स बी जेड माइनस के ए जेड बी एक्स जे कैप, प्लस इसमें देखेंगे बच्चों यहाँ पे आप ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स के कैप। इस तरीके से बच्चों आप इसके गुना को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपकी वैल्यू ए क्रॉस बी यहाँ पर ऐसे निकल के आएगी इस फॉर्म में, ठीक है। बातें आपको समझ में आ पा रही होंगी। चलिए अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आपका आता है यहाँ पे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार बच्चों क्या कहा जाता है कि यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित होते हैं तो उनका परिणामी यानी कि योग जो होगा सदिश दिशा तथा परिमाण में उसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उक्त सदिशों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरता है। जैसा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों कि आपके पास में ये वाला वेक्टर अगर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वेक्टर आपका ए है, ये वाला वेक्टर आपका ए हो गया, ठीक है, ये वाला वेक्टर आपका पी बी हो गया। इन दोनों वेक्टर जो प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा है बच्चों आप यहाँ पे देख पाए तो ये जा रहा है आपका तीसरा जो सदिश होगा इन दोनों का जो योग होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान से इसको देखें तो नॉर्मली आपको यहाँ पर आपको नजर आएगा कि माना किसी कण का किसी क्षण दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी कार्यरत हैं जिनके बीच का जो कोण है बच्चों थीटा है ना। वेक्टर ए वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज, आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे नाम को ओ पी, ओ ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये रहा, एस ये रहा, है ना। ओपी की संलग्न भुजा ओपी, ओपी यानी कि बच्चों आप देखें यहाँ पे पहले वाली नंबर एक ये वाली ओपी, ठीक है, तथा ओएस, ओएस अगर आप देखें यानी कि नंबर दो पे ये वाली ओएस, ठीक है, से इनका परिमाण योग यानी कि आर जो है विकर्ण है ओ क्यू, नंबर तीन अगर आप देखें ये वाला ओ क्यू से निरूपित किया गया है, ठीक है। ओपी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं बच्चों, बढ़ाते हुए अभिलंब क्यू एन आपको नजर आएगा तो ये कोण आपका 90 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे आगे की तरफ इस वैल्यू को बढ़ाया जाता है तो अगर मान के चलें कि बच्चों इन दोनों वेक्टरों के बीच में जो कोण आपका होगा थीटा डिग्री होगा, तब उस केस में हम आगे जब बढ़ाते हैं उसको विलंब डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ओपी बराबर ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, और पी क्यू की वैल्यू आपकी बी आ जाएगी चूंकि जस्ट इसके इक्वल होगा, समांतर होगा, और क्यू की वैल्यू आर आ जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये कोण थीटा होगा तो देन ये वाला कोण भी थीटा होगा, और थीटा अगर ये वाली वैल्यू है तो उस केस में बच्चों ये वाली वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, बी साइन थीटा, चूंकि ये लंब हो जाएगा, है ना, और ये आपका आधार हो जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगी बी कोस थीटा निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से हम बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू निकल कर आती है आपकी, अगर एक पूरा ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लें बच्चों हम यहाँ पर, यहाँ से एक एंगल ये वाला ड्रॉ कर लें पूरा, ठीक है, और ये वाला एक देखें अगर आप इसको और प्लस इसको देखें, है ना, तो यहाँ पे बच्चों आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा, ओ एन क्यू कह सकते हैं, है ना, ओ एन क्यू कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं ओ एन देखें यहाँ पे बच्चों कि आपको नजर आएगा ये वाला ओ, ठीक है, और ये वाला एन आपको नजर आएगा प्लस क्यू एन,
क्यू एन यहाँ पे ये वाला हो गया। अब इन दोनों की बच्चों वैल्यू रखेंगे, चूंकि ये ओ एन जो है दो हिस्सों में ब्रेक है आपका यहाँ पर, ओ पी प्लस पी एन है ना। ओ पी की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो जैसी वैल्यू बच्चों यहाँ रखी जाएगी फिर इसको खोला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे आपका ऐसे जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो उस केस में अगर आप देखें तो इन दोनों में यहाँ पे आपको बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका जाएगा ए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो बच्चों परिमाण निकल कर आएगा ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 मान के चल लेंगे। मेन फॉर्मूला हमारा बच्चों यही होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी कॉस थीटा। और अगर आपको परिणामी सदिश की दिशा निकालनी तो tan बराबर फॉर्मूला चलेंगे क्यू एन अपॉन ओ एन। ठीक है, अब ओ एन को आप ओ एन को आप दो से में ब्रेक कर लेंगे, यानी कि ओ पी प्लस के पी एन। ओ पी की वैल्यू बच्चों आपकी ए है और पी एन की वैल्यू बी कॉस थीटा है और क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा। तो उस तरीके से आप जो परिणामी सदिश होगा, यानी कि जो परिणामी सदिश बच्चों आपका ये वाला आर है, इसकी जो दिशा है ये वाली बताने के लिए फाई एंगल बता सकते हैं कि किस एंगल से इसकी दिशा जा रही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए बच्चों, वेक्टरों का वियोजन। ठीक है, वेक्टरों का वियोजन किस तरीके से, मतलब कि अगर कोई भी वेक्टर आपका किसी तल के साथ कोई एंगल बना के जाता है तो उसका जो वियोजन होगा किस तरीके से होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में बच्चों एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब इस पर आपका जो एक सदिश है यानी कि वेक्टर, अगर आप ये देखें तो वेक्टर ए बच्चों आपका यहां से ये वाला बच्चों आपका एंगल जाता है ये वाला। ठीक है, वेक्टर ए आपका ये वाला एंगल जा रहा है और ये क्षैतिज अक्ष अगर इसको मान के चलते हैं जो आपका ए एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा एंगल से जा रहा होगा। तो इसके जो दो घटक किए जाएंगे बच्चों, वो किया एक घटक तो आपका ये वाला किया जाएगा, एक घटक तो बच्चों आपको ये वाला किया जाएगा प्लस एक घटक आपका ये वाला किया जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, ये वाला बच्चों आपको हो जाएगा क्षैतिज घटक ए एक्स है ना, और ये वाला आपको बच्चों आपका ऊर्ध्वाधर घटक ए वाई। क्लियर बात होगी बच्चों। अब इन दोनों की जो वैल्यू निकाली जाएगी बच्चों, कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, चूंकि ए वाई जो होगा जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला 90 डिग्री कोण बना लेंगे, तो यानी कि ये वाली बच्चों आपकी भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब जो यहाँ पे आपका जो वेक्टर होगा ये वाला इन दोनों वेक्टरों के योग के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अतः आपका जो वेक्टर जाएगा इस क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पर फिलहाल स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की दिशाओं के अनुदिश जो एकांक सदिश होंगे बच्चों आई कैप, और यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे आपको दिखाना होगा ना आई कैप, और यहाँ पे आपको दिखाना होगा जे कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप होंगे तो हम यहाँ पे वेक्टर ए को लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर ए को लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स को लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए एक्स प्लस आई कैप। ए एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे चलेगी डिस्टेंस, यानी कि जो परिमाण होगा जो तिर्यक लंबाई होगी वो परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा, और आई कैप क्या होगा बच्चों, दिशा बताएगा। दूसरा आपका ए वाई वाला ऊपर वाला। ठीक है, ए वाई मतलब परिमाण प्लस दिशा यानी कि जे कैप आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब इस वैल्यू को यहाँ पे रखा जाएगा तो आपके पास में सदिश ये वाला इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो इस तरीके से इस सदिश का पूर्ण रूप से निरूपण हो जाएगा, और जो आपका ए एक्स और ए वाई है यही आपके घटकों में वियोजन होगा। अब इसके घटकों की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो कॉस थीटा यानी कि ए एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आपकी आती है, जो कि कॉस थीटा बराबर आपको हो जाएगा बच्चों, कॉस बराबर आपको होगा आधार बटे घन यानी कि ओपी बटे ओ क्यू, ओपी बटे ओ क्यू। अब अगर यहाँ पे देखते हैं बच्चों ओपी की वैल्यू एक्स आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी ए आ जाएगी, क्योंकि ये तो परिमाण वेक्टर देखा ना, तो उसको वेक्टर का जो परिमाण आएगा बच्चों आपका वो ए निकल कर आ जाएगा ना। ठीक है, तो उस बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो आपके पास में ये वैल्यू बच्चों निकल के आ जाती है, क्या निकल के आ जाती है, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ये आपका कौन सा घटक होगा बच्चों, आपका ये आपका क्षैतिज घटक होगा। कैसा होगा, क्षैतिज घटक कॉम्पोनेंट आपको होगा ओरिजेंटल, और दूसरा वाला आपको होगा वर्टिकल है ना। तो वर्टिकल में बच्चों अगर आप देखें तो आपकी वैल्यू निकल के जाती है ए वाई साइन थीटा। ये कैसा होगा बच्चों आपका ऊर्ध्वाधर है ना, वर्टिकल। ठीक है,
अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को यहाँ पे मानना है ना कि इसको समीकरण नंबर 1 माना है, इसको समीकरण नंबर 2 माना है। दोनों का वर्क करेंगे बच्चों, फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। जब इन दोनों का वर्क करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में बच्चों ध्यान देंगे आप, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ लिया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं बच्चों 1 होती है ना, ये 1 के इक्वल होता है ना। तो देन यहाँ से जब वैल्यू नहीं जाएगी क्या, ए स्क्वायर बराबर आपका जाएगा ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए वाई स्क्वायर। यानी कि अगर आपको किसी भी सदिश का परिमाण, चूंकि ए क्या है, ए है बच्चों परिमाण, अगर आपको किसी भी सदिश का परिमाण निकालना है तो अंडर रूट लगा के, जैसे यहाँ पर आपका आ रहा है कि सदिश ए है और ये इसका परिमाण है, तो क्या है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट लगा के, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट लगा के प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट लगा के, है ना। तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के जे कोफिशिएंट का ए वाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाल लेंगे और जब समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे तो आप यहाँ से उसकी दिशा बता सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 4 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप किसी वेक्टर का वियोजन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मोस्टली आप ये ध्यान रखेंगे कि क्षैतिज के साथ में आपको कॉस लगाना होगा और ऊर्ध्वाधर के साथ में आपको साइन लगाना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने और आपको बोला गया कि वेक्टर है और वेक्टर बी दे रखा और आपसे बोला कि इसका ए क्रॉस बी निकालिए। तो बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले आपको ए लिखना होगा, क्रॉस बी लिखना होगा। फिर आपको मैंने बताया था आपको सारणी बनानी होगी, यहाँ पे आपको आई कैप जे कैप के कैप को लिखना होगा। फिर आपको बताया मैंने कि जो वेक्टर पहले दे रखा होगा आप उसको लिख के चलेंगे। जैसे ए दे रखा है तो आई का कोएफिशिएंट कितना है 2 3 1, वहां पे देखें तो 3 चला जाएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, यहाँ पे 4 चला जाएगा। अब जब आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा बच्चों तो कैसे किया जाएगा, आई के निकालने के लिए आपको यहाँ पे 3 लिखना होगा, यहाँ पे 2 लिखना होगा, 1 4 लिखना होगा, माइनस लगा के चलेंगे। फिर आप इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पे जे कैप लगा देंगे, प्लस लगा के चलेंगे। 1 और 4 को छोड़ेंगे बच्चों तो 2 3 3 2 और यहाँ पे आपका जाएगा के कैप। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताया था कि इसकी गुना पहले करेंगे 3 चौक 12, फिर माइनस लगाएंगे, 2 की गुना 1 में करेंगे 2 एकम 2, आई कैप आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 चौक 8 आ जाएगा, माइनस के 3 एकम 3 और एक जे कैप चला जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 3 3 9 के कैप चला जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे 12 में से 2 गए यानी कि 10 आई कैप, 8 में से 3 गए 5 यानी कि माइनस के 5 जे कैप। यहाँ बचेंगे बच्चों 4 में से 9 जाएंगे यानी कि माइनस के 5 बचेंगे, माइनस और प्लस यानी कि माइनस होएगा तो माइनस के 5 के कैप आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ पा रही हैं। तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है बच्चों ए क्रॉस बी की, क्या निकल के आ जाती है बच्चों आपके पास वैल्यू 10 आई कैप माइनस के 5 जे कैप माइनस के 5 के कैप। ठीक है, ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश भी निकालिए। अब एकांक सदिश को कैसे निकाला जाता है बच्चों, अब जब बच्चों आपको एकांक सदिश निकालना होगा तो पहले आप इसका परिमाण निकाल लीजिए। मतलब क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण कैसे निकाला जाएगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड निकालने का तरीका कि आप अंडर रूट लगाइए, आई का कोएफिशिएंट कितना है 10 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25 आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे 5 का 25 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 150। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आपकी यहाँ पर ये निकल के आ जाती है। अब 150 में से मोस्टली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बाहर कितना निकल के आ सकता है, तो बताओ बच्चों कितना बाहर निकल के आ सकता है। या केवल इसको ऐसा कर लेते हैं कि अगर आपको एकांक सदिश निकालना है, एकांक सदिश निकालना है तो आप इसमें केवल इतना काम कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि आप लिख दीजिए वेक्टर ए क्रॉस बी
और यहाँ पे मोड वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड। तो वैल्यू ऊपर क्या जाएगी बच्चों, 10i कैप माइनस के 5j कैप माइनस के 5k कैप, है ना। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप यहाँ देखें तो क्या मैं इसको 5 यानी कि 25 गुना 6 लिख सकता हूँ, 25 एक 150 और 5 बाहर निकाल लूँगा, 6 अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 5√6। ठीक है, 5√6 आ जाएगा। अब उसके बाद बच्चों ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2i कैप माइनस के j कैप माइनस के k कैप, अपन बचेगा 5√6, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2i कैप माइनस के j कैप माइनस के k कैप अपॉन में √6 बचेगा। तो ये बच्चों इसका एकांक सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आगे बात ये क्लियर हो जाती है तो अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे आगे आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं सदिश आपको दे रखी है, यानी कि आपको वेक्टर ये दे रखा है 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप। आपको दूसरा दे रखा है यहाँ पे वेक्टर b, इसको मान लेते हैं, यानी कि भुजा आपको दूसरी दे रखी है i कैप माइनस के j कैप प्लस के 2k कैप। और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया है ना। तो क्या निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं ना, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे बच्चों, i j k कर लेंगे। वैल्यू क्या पुट की जाएगी बच्चों आपके यहाँ पर 2 1 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 2 चली जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों तो आपकी देखिए वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब पहले इसकी गुना कीजिएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आई कैप आ जाएगा, चूंकि माइनस ऑलरेडी है और माइनस अपने पास से लगाते हैं, फिर आपका यहाँ आएगा, ये छूट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -1 जे कैप चला जाएगा, फिर प्लस जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो माइनस का 2 जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 1 जाएगा, यहाँ पे आपका के कैप आ जाएगा। तब देखें बच्चों तो 3i कैप, यहाँ पे 3 में 4 में से गया तो 3 बचेंगे, 3j कैप, यहाँ पे -2 -1 तो -3 हो गया, तो प्लस माइनस -3k हो जाएगा। तो उस तरीके से वैल्यू आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है ए क्रॉस बी की, वो 3i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 3k कैप निकल के आता है। लेकिन जब हम इसको निकालते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है बच्चों परिमाण बताएंगे। परिमाण के लिए क्या आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 जाएगा, यानी कि 9 3 27 चला जाएगा, और 27 से जब बच्चों वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 3√3 आ जाएगा। और अगर देखें यहाँ पे लेंथ कुछ दे रखी देखिए आपको द्वारा प्रदर्शित किया था, तो इसलिए बस हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि आपका जो जाएगा वर्ग मात्रक जाएगा, यानी कि जो भी बच्चों यूनिट इसकी रही होगी मात्रक जो भी रहेगा, चूंकि यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू देनी रखे ना कि मीटर में सेंटीमीटर में, तो मात्रक का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरीके से बच्चों आप इसको सोल्व आउट कर पाएंगे। अब आगे जैसे आपको दो सदिश दे रखे हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको वेक्टर ए दे रखा है, यहाँ पे आपको वेक्टर बी दे रखा है, और आपसे बोला कि वेक्टर ए प्लस बी का परिमाण निकालिए। तो सबसे पहले तो आप ए प्लस बी निकालिए। ए प्लस बी मतलब क्या है बच्चों, आपको इसमें क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहले आप ए की वैल्यू को लिखिए, यानी कि आई कैप माइनस के 4j कैप, फिर प्लस लगा के आप उसको लिखिएगा, तो माइनस के 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप। ठीक है, अब यहां से आई कैप माइनस के 4j कैप चिन्हों को देखेंगे तो माइनस के 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप आएगा। अब यहाँ पे देखें 2 और 1 में से 2 जाएंगे तो माइनस का आई कैप बचेगा, 4 माइनस के प्लस का 1 है तो माइनस के 3j कैप बचेगा, और बाकी आपके पास बचा k कैप। ठीक है, तो ये आपके पास में आया वेक्टर a प्लस बी निकल कर आया, लेकिन आपसे बोला परिमाण निकालने के लिए, है ना। तो वेक्टर a प्लस बी का जो परिमाण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर a प्लस बी का मोड निकालना होगा, और यानी कि आपको
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट कितना -1 का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे -3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 11। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से निकल के। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपकी बातें समझ में आ पा रही होंगी। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आज इतना ही रोकते हैं। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में।